हे गाइस, वेलकम टू गोल गेटर। आज मैं आपको स्टैटिक जीके के कुछ क्वेश्चंस कराने वाली हूँ जो कि सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक जीके मीन्स जो कभी भी चेंज नहीं होती है, वो स्टैटिक ही रहती है। करंट अफेयर बदलती रहती है लेकिन स्टैटिक जीके सेम रहती है, ठीक है, ऑल ओवर द ईयर्स। तो चलो ये स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज़ में मैं आपको 50 क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। 2 पार्ट्स में ये सीरीज़ होगी एंड आज मैं आपको 25 क्वेश्चंस कराऊंगी एंड नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको रिमेनिंग 25 क्वेश्चन कराऊंगी एंड लास्ट में मैं एक टेस्ट दूंगी जिसे आपको कमेंट सेक्शन में सोल्व करना होगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? फर्स्ट क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि जो फाइनेंस कमीशन है वो कौन से आर्टिकल के अंडर गिवन है कॉन्स्टिट्यूशन में। ये है आर्टिकल 280 के अंदर, ठीक है। जो फाइनेंस कमीशन होता है, फाइनेंस कमीशन क्या करता है? मेनली फाइनेंस कमीशन यूनियन के बीच में, हमारा जो यूनियन है, सेंटर जो है, उसके बीच में और स्टेट्स के बीच में ये बताता है कि राजस्व जो है, राजस्व का बंटवारा कैसे होगा, जो टैक्स वगैरह है उनका बंटवारा कैसे होगा, कैसे लेन देन पैसों का होगा उनके बीच में, स्टेट्स के बीच में एंड यूनियन के बीच में, सेंटर के बीच में मीन्स, ठीक है। फाइनेंस कमीशन ये बताता है। इसके लिए फाइनेंस कमीशन जो होती है, सेंटर की फाइनेंस कमीशन अलग होती है, नेशनल फाइनेंस कमीशन, और स्टेट की फाइनेंस कमीशन अलग होती है। जो स्टेट्स के, जो एक स्टेट होता है, स्टेट के बीच में और जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह होते हैं, स्टेट के अंदर अंदर कैसे राजस्व का बंटवारा होगा ये देखती है, ठीक है, ये अलग होती है। तो दोनों फाइनेंस कमीशन जो होती है ये अलग अलग होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा ये है ऑप्शन बी। सो मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है हु बिल्ट द ताजमहल। ताजमहल जो है वो किसने बनवाया था? द करेक्ट ऑप्शन इज ए, ऑप्शन ए, शाहजहां। शाहजहां ने क्या बनवाया था? ताजमहल बनवाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो ये नालंदा यूनिवर्सिटी है वो किसने संस्थापना उसकी किसने की थी? हु इज द फाउंडर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी? नालंदा यूनिवर्सिटी इज फाउंडेड बाय, ठीक है, वॉज फाउंडेड बाय। ये जो है समुद्रगुप्त ने की थी या फिर चंद्रगुप्त ने की थी या कुमारगुप्त ने की थी या हर्षवर्धन ने की थी? तो आपके लिए जानना जरूरी है कि ये कुमारगुप्त ने की थी, ठीक है। जो नालंदा यूनिवर्सिटी है, ये नालंदा यूनिवर्सिटी कुमारगुप्त ने की थी। और कौन सी सेंचुरी में की थी ये भी आपको मैं बता दूं, 4th सेंचुरी में की थी। 4th सेंचुरी में मीन्स 412 टू 455 AD में जो है इसकी स्थापना हुई थी। सबसे पहले इसे कुमारगुप्त ने किया था। ये गुप्ता डायनेस्टी के, गुप्ता वंश के शासक थे कुमारगुप्त, ठीक है। और ये ग्रेटेस्ट यूनिवर्सिटी है, ग्रेटेस्ट यूनिवर्सिटी है, एंशिएंट यूनिवर्सिटी, प्राचीन यूनिवर्सिटी जिसे कहेंगे हम, वर्ल्ड की, पूरे वर्ल्ड की ग्रेटेस्ट यूनिवर्सिटी जो है ये नालंदा यूनिवर्सिटी है, ओके। ये भी आपको ध्यान रखना है। और मैं आपको बता दूं जो ये नालंदा यूनिवर्सिटी है ना, ये किंग हर्षवर्धन थे कन्नौज के। किंग हर्षवर्धन ने ये 606 टू 647 AD में दोबारा रिकंस्ट्रक्ट कराई थी, ठीक है। 606 टू 647 AD में ये दोबारा बनवाई थी। किसने? किंग हर्षवर्धन ने, जो कन्नौज के रहने वाले थे, ठीक है। एंड उसके बाद जो है, उसके बाद ये जो नालंदा यूनिवर्सिटी है उसके बाद एक बार और कंस्ट्रक्ट करवाई गई। वो किसने करवाई थी? पाला किंग ने करवाई थी। पाला जो किंग्स थे ना, उन्होंने करवाई थी। कब करवाई थी? 8 से 12 सेंचुरी AD के बीच में, ठीक, 8 to 12 सेंचुरी AD के बीच में पाला किंग ने भी ये करवाई थी। तो टोटल 3 बार ये रिकंस्ट्रक्ट हुई है। एक बार तो कंस्ट्रक्ट हुई थी और 2 बार रिकंस्ट्रक्शन इनका करवाया गया है। कुमारगुप्त ने ये करवाई थी, बनवाई थी 4th सेंचुरी में। देन 6th सेंचुरी में हर्षवर्धन ने बनवाई थी, कन्नौज के रहने वाले थे। और फिर 8 to 12 सेंचुरी में पाला किंग्स ने दोबारा से बनवाई थी, ठीक है। ये बहुत प्राचीन यूनिवर्सिटी है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर इज यूज इन ड्रिंकिंग वाटर एज एन कोगुलेंट, डिसइंफेक्टेंट, एंटीसेप्टिक और एंटीबायोटिक। जो ब्लीचिंग पाउडर है वो किस रूप में यूज किया जाता है ड्रिंकिंग वाटर में? तो मैं आपको ये बता दूं, डिसइंफेक्टेंट का काम करता है ब्लीचिंग पाउडर। जो ब्लीचिंग पाउडर है ना, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है आपसे ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम्स में। ये होता है फॉर्मूला ब्लीचिंग पाउडर का, CaOCl2। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी इसे बोला जाता है। और ये जो है, ये सारे जर्म्स एंड बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं ड्रिंकिंग वाटर में, ये उन्हें सबको मार देता है। ये कैसे मारता है उसकी प्रोसेस भी मैं आपको बता देती हूँ।
जब ब्लीचिंग पाउडर की रिएक्शन होती है मॉइस्चर से, मॉइस्चर होता है पानी, ठीक है, पानी के साथ जब रिएक्शन होगी इसकी, तो ये क्लोरीन माइनस मीन्स क्लोरीन आयन को क्या करेगा, रिलीज करेगा। और जो ये क्लोरीन होती है, क्लोरीन अच्छी डिसइंफेक्टेंट होती है, ये सारे के सारे जर्म्स जो हैं वाटर में जो भी प्रेजेंट होते हैं वो उसे मार देती है। आपने सुना होगा कि क्लोरीन गैस को भी हम यूज़ करते हैं एज अ डिसइंफेक्टेंट, ठीक है, वो इसीलिए करते हैं क्योंकि क्लोरीन गैस जर्म्स को किल करने के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, फिफ्थ क्वेश्चन, ये है द पीएच ऑफ लेमन जूस इज एक्सपेक्टेड टू बी। जो पीएच है लेमन जूस की वो कितनी होती है? तो आपने सुना होगा कि लेमन जूस है, लेमन जूस एसिडिक होता है, तो पीएच क्या होनी चाहिए? ना तो पीएच 7 हो सकती, ना मोर देन 7 हो सकती, ना लेस देन 7 हो सकती, ठीक है। तो फिर क्या कितनी होती है पीएच? ये आपको थोड़ा कंफ्यूज करेगा। जब भी लेमन जूस निकाला जाता है तब उसकी जो पीएच होती है वो 2 से 3 के बीच में होती है। इसका मीनिंग क्या है? 2 से 3 के बीच में पीएच होने का मीन्स है कि ये एसिडिक होता है। लेकिन जब भी हम मेटाबोलाइज कर लेते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं लेमन जूस को, उसके बाद वो एक प्रोडक्ट रिलीज करता है, ठीक है। उसकी पीएच क्या होती है? अबोव 7 होती है, 7 से ऊपर होती है उसकी पीएच, ठीक है, जो प्रोडक्ट रिलीज होता है। इसका मतलब अबोव 7 होने का मतलब क्या है? ये अल्कलाइन हो जाता है, मोर देन 7 हो जाती है इसकी पीएच, और ये अल्कलाइन बाई प्रोडक्ट बना देता है। अल्कलाइन क्या होता है? जो हाई बेसिस जो होते हैं उन्हें अल्कलाइन कहते हैं, ठीक है, अल्कली कहते हैं जो हाई बेसिस होते हैं। तो इसका जो काम है, इसका काम न्यूट्रलाइज करने का भी होता है। अगर किसी के पेट में क्या हो जाता है, एसिड फॉर्म हो जाता है, तो लेमन जूस उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताया जाता है। क्यों बताया जाता है? क्योंकि ये न्यूट्रलाइज कर देता है एसिड्स को, ठीक है, जितना भी एसिड प्रेजेंट होता है स्टमक में वो सब न्यूट्रलाइज कर देता है। बिकॉज ये बाई प्रोडक्ट वैसे तो होता है ये एसिडिक, लेकिन ये बाई प्रोडक्ट जो फॉर्म करता है ना वो हाईली अल्कलाइन होता है। अबोव 7 इसकी पीएच होती है, जिसकी वजह से ये क्या हो जाता है, ये अल्कलीन होने की वजह से न्यूट्रलाइज कर देता है एसिड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आता है ये है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा इज ऑल्सो नोन एज सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट और फॉस्फोरस। क्या होता है वॉशिंग सोडा? तो वॉशिंग सोडा जो होता है ना, ये सोडियम कार्बोनेट होता है। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3। Na2CO3 इज द फॉर्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट का ये फॉर्मूला होता है। और जो वॉशिंग सोडा होता है ना वो डेकाहाइड्रेट होता है। डेकाहाइड्रेट मीन्स 10 वाटर मॉलिक्यूल इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा नहीं कहलाता है, ये सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ये फॉर्मूला होता है मेनली इसका, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, Na2CO3 इंटू 10H2O, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आता है बेकिंग सोडा इज ऑल्सो नोन एज। बेकिंग सोडा क्या जाना जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम मोनोक्साइड या फिर ब्रोमाइड। क्या होता है ये? तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो ये बेकिंग सोडा होता है ये सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? NaHCO3। इट इज द फॉर्मूला ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आता है हमारा व्हाट इज द रेशो ऑफ आरबीसी टू डब्ल्यूबीसी। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का रेशो कितना होता है? तो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का रेशो होता है 600:1। मीन्स 600 अगर आरबीसी होगी तो उसके कंपैरिजन में 1 डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होगी। इसका मतलब क्या है? आरबीसी सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होती है ह्यूमन बॉडी में। और अगर मैं प्लेटलेट्स की बात करूँ तो 40 प्लेटलेट्स का रेशो होता है, 40 प्लेटलेट्स प्रेजेंट होती है एक डब्ल्यूबीसी पे, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, इट्स ऑल्सो मोस्ट इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन, ये है विच सिटी इज द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। कौन सा जो शहर है उसे सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है, भारत की सिलिकॉन वैली। तो ये है बेंगलोर। बेंगलोर को हम सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इन विच ईयर दिल्ली बिकम द कैपिटल ऑफ इंडिया। किस साल में दिल्ली जो है इंडिया की कैपिटल बना था? ये है 1911। 1911 में जो है दिल्ली कैपिटल बना था भारत की, ओके। और जो ये है कैपिटल बना कैसे था मैं आपको ये बता देती हूँ। तो 12 दिसंबर 1911 को क्या हुआ था दिल्ली दरबार में, उस टाइम पे जो वहाँ के एम्परर थे, ब्रिटिश के एम्परर जो थे वो जॉर्ज 5th किंग थे, ठीक है, जो राजा थे वहाँ के वो जॉर्ज 5th थे। तो उन्होंने कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट कर दिया था, यहाँ की कैपिटल, इंडिया की कैपिटल जो है कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट हो गई थी 1911 में 12 दिसंबर को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
विच डिसीज इज कॉज्ड बाय द बाइट ऑफ मैड डॉग, जो पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है, ये आपको बताना है। और मैं आपको बता देती हूँ, जब पागल कुत्ता काटता है ना तो कौन सा वायरस बॉडी में एंटर कर जाता है, दैट इज नोन एज द रबीज वायरस। रबीज वायरस जो है वो बॉडी में एंटर कर जाता है जब हमें पागल कुत्ता काटता है, ठीक है, एंड दैट इज मोस्ट डेंजरस वायरस। ओके, तो आपको बताना है कौन सी जो बीमारी होती है वो होती है, ये है ल्यूकोडर्मा, हाइड्रोफोबिया, हाइपरटेंशन, अर्थरिटीज। कौन सी होती है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया जो होती है ये मैड डॉग के काटने से होती है, ठीक है, हमें पानी से डर लगने लगता है बहुत ज़्यादा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच मेटल इज यूज फॉर जनरेशन ऑफ न्यूक्लियर पावर। कौन सा मेटल जो है न्यूक्लियर पावर को जनरेट करने के लिए यूज किया जाता है, दैट इज यूरेनियम। यूरेनियम को हम यूज करते हैं न्यूक्लियर पावर के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और हाँ ये भी आपको ध्यान रखना है कि अगर मैं 1 किलोग्राम यूरेनियम लूँ तो वो 20 टेट्राजूल एनर्जी को रिलीज करता है। इसका मतलब क्या होता है, मेनली रफली कि 1.5 मिलियन किलोग्राम कोल जितना बर्न करके एनर्जी हमें देगा ना, वो अकेला यूरेनियम दे देता है, 1 किलो यूरेनियम, ठीक है। 1.5 मिलियन किलोग्राम जितनी एनर्जी देगा कोल, इतनी एनर्जी 1 किलोग्राम यूरेनियम हमें प्रोवाइड करता है। सो दैट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय व्होम इज द स्पीकर ऑफ लोकसभा इलेक्टेड। कौन जो है लोकसभा का स्पीकर इलेक्ट करता है, चुनता है, दैट इज द ऑल द मेंबर्स ऑफ लोकसभा इलेक्ट्स द स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है। जितने भी मेंबर्स सदस्य होते हैं उस टाइम प्रेजेंट लोकसभा के, कुल सदस्य संख्या जितनी भी होती है सबके सब जो है इलेक्शन करते हैं लोकसभा के स्पीकर का। और जो लोकसभा का स्पीकर होता है ना, ये सदन का ही कोई मेंबर होता है, लोकसभा का ही कोई मेंबर जो होता है ये होता है। और आपसे ये भी पूछ सकता है कि किस आर्टिकल के तहत इसके बारे में बताया हुआ है, स्पीकर के बारे में प्रोविजंस दिए हुए हैं, दैट इज अंडर आर्टिकल 93 द प्रोविजंस अबाउट द स्पीकर्स आर गिवन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट है, विच प्लेनेट इज ऑल्सो नोन एज अर्थ्स ट्विन। किस प्लेनेट को हम अर्थ का ट्विन कहते हैं, दैट इज वीनस। वीनस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट है 15th क्वेश्चन, विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू द स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के स्पेशल स्टेटस से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है, दैट इज आर्टिकल 270। धारा 270 जो है वो स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड करता है जम्मू एंड कश्मीर को, ठीक है, टैक्स वैक्स के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में। ओके, नेक्स्ट जो है, विच ग्लैंड इज बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। कौन सा ग्लैंड जो है एक्सोक्राइन भी है एंडोक्राइन भी है। पिट्यूटरी ग्लैंड है वो थायराइड ग्लैंड है, या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन है, या फिर पैनक्रियाज है। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज पैनक्रियाज। पैनक्रियाज जो है ये अंतःस्रावी भी है और बाह्य स्रावी भी है, ठीक है, दैट इज बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। ये क्या करता है, ये जो भी हम फूड खाते हैं, ठीक है, तो इसके दो फंक्शन होते हैं। ये एक तो क्या करता है, एक्सोक्राइन सिस्टम, एक्सोक्राइन फंक्शन क्या होता है कि ये डाइजेशन में हेल्प करता है, जो हम फूड खाते हैं उसे डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, ये एक्सोक्राइन फंक्शन हो गया। और एंडोक्राइन फंक्शन जो होगा, इसका फंक्शन होता है कि ये ब्लड की शुगर को रेगुलेट करता है। और आपको पता ही होगा पैनक्रियाज से इंसुलिन जो नाम का हार्मोन जो है वो निकलता है, जिसकी वजह से ब्लड शुगर रेगुलेट होती है। ओके, और पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस निकलता है जो डाइजेशन में हेल्प करता है। सो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइए मैं आपको थोड़ा थोड़ा इसके बारे में भी बता देती हूँ, पिट्यूटरी ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड के बारे में भी बता देती हूँ। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये माइंड में हमारे प्रेजेंट होता है, ठीक है। हाइपोथैलेमस होता है, एक ब्रेन जो होता है हमारा, ब्रेन में एक पार्ट होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के अंदर एक पी शेप जो होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, और ये सेकेंड स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। ओके, और जो ये होता है ना, इसका साइज जो होता है रफली 2 मिलीमीटर होता है, 2 मिलीमीटर का इसका साइज होता है। और वेट जो होता है वो 0.5 ग्राम का इसका वेट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का। ओके, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये बहुत सारे हॉर्मोन्स रिलीज करता है जो हमारी बॉडी की ग्रोथ वगैरह बहुत सारे फंक्शंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके,
और एक तो ये सीक्रेट तो करता ही है बहुत सारे हॉर्मोन्स, ये दूसरे जो दूसरी हमारी बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं, दूसरे ग्लैंड्स वगैरह होते हैं ना, उनको भी मैसेज सेंड करता है बाय रिलीजिंग हॉर्मोन्स कि आप भी अपना प्रॉपरली फंक्शन करो। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैंने आपको क्या बताया, हाइपोथैलेमस में ये प्रेजेंट होता है, हाइपोथैलेमस में ये प्रेजेंट होता है और पी शेप होता है और 2 मिलीमीटर का होता है और 0.5 ग्राम जो होती है इसका वेट होता है। ये भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम्स में। जो मैं बता रही हूँ ना, ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। और जो ये हाइपोथैलेमस होता है इसका फंक्शन क्या होता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। हाइपोथैलेमस का फंक्शन जो होता है ये हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस हमारी इमोशंस को कंट्रोल करता है, हमारा मूड जो हो गया, हंगर जो हो गया, भूख प्यास वगैरह, ये सब चीज़ जो है, ये सब इमोशंस, ये सब जो कंट्रोल करता है वो हाइपोथैलेमस करता है, हमारा माइंड का पार्ट, ठीक है। एंड आपको पता ही होगा वुमेन्स में, गर्ल्स में जो है हाइपोथैलेमस ज़्यादा एक्टिव होता है एज कंपेयर टू मेंस, ठीक है। एंड जो मैं बात करूँ अब थायराइड ग्लैंड की, थायराइड ग्लैंड जो है हमारे थ्रोट में प्रेजेंट होता है, गले में प्रेजेंट होता है। ये एच शेप का होता है, आपको पता ही होगा इसके बारे में, एच शेप का ये होता है थायराइड ग्लैंड, ठीक है। एंड अगर आयोडीन की कमी हो जाती है तो इसकी वजह से थायराइड ग्लैंड जो है, थायराइड ग्लैंड इम्बैलेंस हो जाता है, ये अपने फंक्शंस प्रॉपरली नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से ज़्यादा चाहे तो हाइपरथायरॉयडिज्म नाम की बीमारी हो जाती है, चाहे हाइपोथायरॉयडिज्म नाम की बीमारी हो जाती है, ठीक है। ये दो बीमारी जो है इससे रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, नेक्स्ट है विच सोयल इज बेस्ट सूटेड फॉर कॉटन, कौन सी जो सोयल है वो कॉटन के लिए सूट कर रही है, ठीक है। रेड सोयल पे कॉटन उगती है, रेगर पे कॉटन उगती है, एलुवियल सोयल पे उगती है या लोम सोयल पे उगती है, ठीक है। कौन सी सोयल पे उगती है, तो दैट इज रेगर। रेगर जो होता है वो एक टाइप की ब्लैक सोयल होती है, जो हाईली ब्लैक सोयल होती है ना, उसमें काली मिट्टी में जो है कॉटन उगाई जाती है। काली मिट्टी की जो फर्टिलिटी होती है वो बेस्ट होती है कॉटन को उगाने के लिए, ओके। सो दैट इज रिच ब्लैक सोयल इन विच कॉटन इज ग्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 क्वेश्चन हमारा है विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट वेस्टलैंड एरिया, कौन से स्टेट में ज़्यादा वेस्टलैंड एरिया है, दैट इज यूपी में है, बिहार में है, जम्मू कश्मीर में है या फिर पंजाब में है। तो करेक्ट ऑप्शन जो है ये सी ऑप्शन है, जम्मू एंड कश्मीर में ज़्यादा वेस्टलैंड एरिया है एज कम्पेयर टू राजस्थान। सेकंड नंबर पे राजस्थान आता है एंड थर्ड नंबर पे अगर मैं कहूँ, थर्ड नंबर पे आता है वेस्टलैंड के मामले में मध्य प्रदेश और जो फोर्थ नंबर पे महाराष्ट्र आता है, ठीक है। फोर्थ नंबर पे महाराष्ट्र आता है, फर्स्ट पे जम्मू एंड कश्मीर, सेकंड पे राजस्थान, थर्ड नंबर पे क्या आता है मध्य प्रदेश एंड फोर्थ नंबर पे महाराष्ट्र आता है वेस्टलैंड के मामले में। सो ये इनका प्रायोरिटी है। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट कलर ऑफ द यूरिन इज येलो बिकॉज ऑफ, जो यूरिन होता है उसका कलर किस वजह से येलो होता है, एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है यूरिन में जिसकी वजह से यूरिन का कलर येलो होता है, दैट इज यूरोक्रोम। यूरोक्रोम वो पिगमेंट का नाम होता है जिसकी वजह से कलर जो है यूरिन का वो येलो होता है, ओके। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन कॉल्ड नेपोलियन ऑफ इंडिया। नेपोलियन ऑफ इंडिया किसे हम कहते हैं अभी भी कहते हैं, दैट इज समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को हम क्या कहते हैं, ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर, समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया कहते हैं। और जो ये समुद्रगुप्त है ना, ये गुप्ता एम्पायर का शासक था, समुद्रगुप्त गुप्ता एम्पायर का शासक था और इसके जो पिता का नाम है वो चंद्रगुप्त फर्स्ट और माता का नाम लिच्छवी था, ओके। विच इज द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया, भारत में सबसे बड़ा रिवर बेसिन कौन सा है, दैट इज गंगा बेसिन, ओके। मैं आपको दिखा देती हूँ कौन सा बेसिन है, गोदावरी बेसिन है या फिर नर्मदा बेसिन है, यमुना या गंगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी ऑप्शन हियर, दैट इज गंगा बेसिन जो है, गंगा बेसिन सबसे बड़ा बेसिन है, रिवर बेसिन। विच रिवर ओरिजिनेट एट अमरकंटक, जो अमरकंटक है, अमरकंटक से कौन सी रिवर, कौन सी नदी ओरिजिनेट होती है, बताइए आप, कौन सी नदी होती है ओरिजिनेट, दैट इज महानदी होती है, गोदावरी होती है, नर्मदा होती है, कृष्णा होती है, दैट इज नर्मदा नदी, ठीक है। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है और मैं बता देती हूँ आपको अमरकंटक कहाँ पे है, अमरकंटक है मध्य प्रदेश में। अमरकंटक प्लेचू है, एक पठार है मध्य प्रदेश में जहाँ से नर्मदा नदी निकलती है, ठीक है। और नर्मदा नदी का जो है 5th लार्जेस्ट रिवर बेसिन है, 5th लार्जेस्ट रिवर बेसिन, और वेस्ट में सबसे बड़ा है रिवर बेसिन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है
लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ द वर्ल्ड इज, जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट जो फ्रेश वाटर लेक है पूरे वर्ल्ड का वो कौन सा है? झील, फ्रेश वाटर की झील, साफ पानी की, दैट इज सुपीरियर। लेक सुपीरियर इज द राइट ऑप्शन हियर। लेक सुपीरियर इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड। विच डे, नेक्स्ट 24th क्वेश्चन है एंड इससे नेक्स्ट जो है वो लास्ट क्वेश्चन होगा इस लेक्चर का, एंड बाकी के जो 25 क्वेश्चन है वो मैं कल कराऊंगी नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। विच डे इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है? दैट इज ऑन 5 जून। 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट 25 क्वेश्चन है विच इज अ लैंड लॉक्ड सी? कौन सा जो समुद्र है वो लैंड लॉक्ड है? लैंड लॉक्ड मीन्स हमारे उस समुद्र के चारों तरफ क्या है? भूमि है, ठीक है। लैंड लॉक्ड सी कौन सा है? वो है अरल सी। अरल सी इज द लैंड लॉक्ड सी। और जो इसके बारे में लैंड लॉक्ड सी के बारे में मैं थोड़ा सा बता देना चाहती हूँ, इसमें जो प्रेजेंट होता है ना, मोस्ट सैलाइन वाटर प्रेजेंट होता है, ज़्यादा खारा पानी जो है लैंड लॉक्ड सी में पाया जाता है, ठीक है। सो आई थिंक जो ये है ये लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। 25 क्वेश्चंस मैंने आपको कंप्लीट करा दिए हैं। So this is the end of the video. If you like this lecture, then please do like, share, subscribe and comment. Thanks for watching. Bye bye and have a nice day.